This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. घबराहट और हार्ट अटैक में फर्क कैसे पहचानें? हार्ट धड़कना बंद हो जाए तब सीपीआर करते हैं, है ना। तो उसमें क्या आता है, आदमी बेहोश हो जाता है, दिल की धड़कनें, आपको पल्स नहीं फील होती है, सांस नहीं चल रही होती है, उसमें सीपीआर करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रेसेस भी दिख जाता है और इंसान को लगता है कि अरे ये तो अभी मुझे अभी हुआ है। तो क्या इमरजेंसी कैटेगरी में आएगा? जो भी खा पी रहे हैं वो आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि विद इन 10 मिनट अगर सीपीआर स्टार्ट करते हैं तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सी देखिए, स्ट्रोक ये बीमारी तो सडन ही होती है, स्ट्रोक तो अचानक ही होता है। सब बोलते हैं रात में तो आराम से सोए थे, सुबह ऐसा हो गया। 30 से 55 साल के बीच में साल में एक बार ये सारी जांचें होनी चाहिए। 55 साल के ऊपर साल में 2 बार होनी चाहिए। आप सोचिए कि एक एक चीज जो पहले करते थे घर में, हर चीज का साइंटिफिक रीजन था, और अब हमने वो सारी चीजें बंद कर दी। पानी पियो तो पीतल के बोतल में, स्टेनलेस स्टील सबसे बेस्ट होता है। मटके का पानी इज एनी टाइम बेटर देन फ्रिज का पानी। सबसे ज्यादा इस समय प्रॉब्लम होती है हीट वेव। लोग बाहर निकलेंगे, हीट वेव लग गया। तो ऐसे में अगर किसी को हीट वेव आपको लगा या आपके जानने वाले किसी को लगा तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? टेम्परेचर को नॉर्मल लाना बहुत जरूरी है। सर के चोट को कैसे देखें और कब इमरजेंसी पहुंच जाए? अगर एक एपिसोड वोमिटिंग हुई, 10 सेकंड की बेहोशी भी हुई है, तो भी आपको इमरजेंसी में दिखाना, चेक कराना बहुत जरूरी है। किसी को कुत्ते ने काट लिया तो सबसे पहले क्या करें? नॉन स्टॉप साबुन के पानी से धोना है 15 मिनट तक। आपका जो वायरस होता है रेबीज का 70 से 75% उसी टाइम खत्म हो जाता है। स्नेक बाइट के टाइम आप क्या करें अगर स्नेक ने आपको बाइट कर लिया? कोई टाइट कपड़ा नहीं बांधना है। कोबरा में आपके पास मैक्सिमम टाइम 6 से 12 घंटे का रहता है। बतकही चौक पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ बतकही चौक पे बतौर मेहमान बतकही के लिए लोकेंद्र गुप्ता जी हैं, डॉक्टर हैं और इमरजेंसी डॉक्टर हैं। इनसे हम बात करेंगे और इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी डॉक्टर क्या होते हैं और जो भी इमरजेंसी बीमारी हैं उनके बारे में विस्तृत बात की जाएगी। इससे पहले हम बात का सिलसिला शुरू करें, पहले हम धन्यवाद दे देते हैं राम राम ग्रुप को जो हमारे कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं। तो राम राम ग्रुप को बहुत बहुत साधुवाद। तो आपके साथ बातों का सिलसिला, बतकही का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले वही आते हैं कि इमरजेंसी है क्या, इमरजेंसी और ओपीडी में क्या फ़र्क होता है, एक नॉर्मल ओपीडी और इमरजेंसी में क्या फ़र्क है? देखिए, सबसे पहले तो आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और इतना प्यारा लोकेशन है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। पॉडकास्ट का ओवरऑल एम्बियंस बहुत अच्छा है। देखिए, इमरजेंसी इटसेल्फ एक वर्ड ही सजेस्ट करता है कि एक मतलब कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है बॉडी में जिसका तुरंत इलाज करना बहुत ज़रूरी है, और वो अवेयरनेस लोगों के अंदर कम है। शायद इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं कि इमरजेंसी के बारे में बताएं। तो इमरजेंसी कोई भी मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी हो सकती है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे ट्रॉमा हो। कोई ज़रूरी नहीं कि मेजर इमरजेंसी हो। अगर पेट में दर्द बहुत सीवियर हो रहा है, ओरल मेडिकेशन से भी ठीक नहीं हो रहा, तो भी वो इमरजेंसी है। अगर डॉग ने काटा है तो भी इमरजेंसी, सांप ने काटा तो भी इमरजेंसी, अगर आप जल गए तो भी इमरजेंसी है, क्योंकि वो ओपीडी में वो वेट नहीं कर सकती है। अगर कोई चोट लग गई है और उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक इमरजेंसी है। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइमली इलाज करना। इमरजेंसी में तुरंत इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉब्लम तब आती है जब हम इमरजेंसी को इमरजेंसी नहीं मानते हैं और उसको डिले करते हैं, या ओपीडी में जाके उसका इलाज कराने की कोशिश करते हैं। एट दी एंड उसको आना पड़ता है इमरजेंसी में ही है, बट लेकिन 12 घंटे, 24 घंटे या 2 दिन या 3 दिन बाद जब आता है तो बीमारी बढ़ चुकी हुई होती है। तो इसलिए इमरजेंसी जरूरी है। इमरजेंसी में ऐसा क्या है कि जैसा भी कई बार ऐसा होता है कि इंसान को जब बीमारी दिखती है तो लगता है कि अब मामला गंभीर है और चलते हैं इमरजेंसी में और उसका इलाज कराते हैं, जैसे कुत्ते ने काट लिया या फिर हार्ट अटैक कुछ भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रेसेस भी दिख जाता है और इंसान को लगता है कि अरे ये तो अभी मुझे अभी हुआ है। तो क्या इमरजेंसी कैटेगरी में आएगा? सी देखिए, अगर रैशेज है, प्लेन रैशेज है, अगर लेकिन पूरी बॉडी में रैशेज हैं तो ये एक इमरजेंसी है। अच्छा। लेकिन अगर एक साइड, एक पर्टिकुलर पार्ट में रैशेज आ रहे हैं, हाँ, तो आप ओपीडी में दिखा सकते हैं। बट लेकिन अगर पूरी बॉडी में रैशेज हैं, उसमें खुजली हो रही है और धीरे धीरे वो आपको खाना खाने में, निगलने में भी दिक्कत हो रही है, तो ये सब इमरजेंसी के साइन सिम्टम्स हैं। इसे एलर्जी कहते हैं, एनाफिलैक्सिस में कन्वर्ट हो सकता है। अब इमरजेंसी की कुछ बीमारियों पे हम आराम से बात करते हैं। सबसे पहले जो आजकल जो सबसे ज़्यादा डरावनी है
हार्ट अटैक है। 7 साल के बच्चों को भी हो रहा है और 70 साल के बुजुर्ग को भी नहीं हो रहा है। तो घबराहट और हार्ट अटैक में फर्क कैसे पहचानें, और कब ऐसा वक्त है कि तुरंत पहले इमरजेंसी पहुंचे? देखिए, रीज़न क्यों हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आजकल रील्स, वीडियोस, अवेयरनेस इतना बढ़ गया है, लोग सबके हाथ में मोबाइल है और वो वीडियोस देखते हैं कि चलते चलते आदमी कोलैप्स हो गया, गिर गया, चाहे वो यंग हो, 20 साल का हो या 50 साल का हो, या बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन, हेल्दी, हेल एंड हार्टी, बट लेकिन उसको हार्ट अटैक हो गया। तो उसके पीछे रीजंस हैं, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, पहले वो जानना ज़रूरी है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सबको पता है, मोटापा सबको पता है, एडिक्शन, अल्कोहल का, स्मोकिंग का, ये भी मोटा मोटा अंदाजा है। लेकिन क्या चेंज हुआ है लास्ट 10-15 सालों में? स्ट्रेस। हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। अब हम सारी चीज़ें बंद दरवाजों के अंदर करते हैं। पहले तो साइकिल से ऑफिस जाते थे, आपकी एक्सरसाइज हो जाती थी, और फिर उसके बाद अपना काम किया, आराम से इतना थक जाते थे, सो जाते थे, नींद भी हो जाती थी, एक्सरसाइज भी हो जाती थी और काम भी हो जाता था। अब ना वो साइकिल रही, ना नींद आती है लोगों को, और फिर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है सबका, क्योंकि कंपटीशन है, इतना पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। तो एक फैक्टर है स्ट्रेस, और दूसरा है पॉल्यूशन। पहले आपने सुना AQI का लेवल 200, 300, 400, और दिल्ली में तो 500 में 700, जब अगर दिवाली बीता तो 700 700-800 होता है। तो आप ये जो पॉल्यूशन है, ये एक नया रिस्क फैक्टर है जो 10 साल पहले नहीं था या 15 साल पहले नहीं था। तो ये स्ट्रेस एंड पॉल्यूशन दो बहुत ऐसी चीज़ें हैं। और तीसरा डेफिनेटली मोबाइल आने से हमारी लाइफस्टाइल, क्या रेडिएशन का इफेक्ट है अभी हमें नहीं पता है, लॉन्ग टर्म पे अभी धीरे धीरे अब असर दिखाई देगा, चाहे वो लैपटॉप का है, चाहे मोबाइल का हो। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं 2-3 नए बढ़ गए हैं उसकी वजह से। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अडल्ट्रेशन, मिलावट। हर चीज़ में मिलावट, कोई चीज नहीं, दूध नकली, दही सब, हाँ, दही नकली, दूध से रिलेटेड सब, जो हरी सब्जियां खा रहे हैं वो उसमें भी पेस्टिसाइड है। आप जो भी खा पी रहे हैं वो आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो उसका असर तो आना है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन की नस लकवा, फालिस, स्ट्रोक हो, चाहे लॉन्ग टर्म किडनी की बीमारी हो, चाहे लिवर की बीमारी हो, आपके ऑर्गन्स तो अफेक्ट होने ही होने। तो इस वजह से ये इंसिडेंस बढ़ रहा है। और दूसरा, कैप्चर भी हो जाता है तुरंत, कहीं हो रहा तुरंत वीडियो बन जाता है, तो लोगों को और डर लगता है। होता पहले भी था, लेकिन अब बढ़ इसलिए गया, और कैप्चर है, लोगों को समझ में आ जाता है। एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो यंगस्टर्स में होता है, जो 20 साल 22 साल, वो फैमिली हिस्ट्री है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की दिक्कत है, या उसमें किसी के फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, मम्मी पापा, दादा दादी, तो वो उसके में भी होने के चांसेस है। तो उसको बस ये करना है कि उसकी जो स्क्रीनिंग है थोड़ा पहले हो जाने दें, है ना। तो हार्ट की कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो कि स्क्रीनिंग पे पता पड़ जाती है, सिम्टम अचानक हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट होते हैं। तो ये फैमिली हिस्ट्री भी बहुत पॉजिटिव होती है। नहीं, तो आखिर जो सवाल एक और था कि हम हार्ट अटैक और घबराहट इन दोनों को कैसे पहचाने, क्या हार्ट अटैक है और कौन सा भी नॉर्मल है कि हम तो ये कारण मैंने बताया किस वजह से हो रहा है। दूसरा होता है कि आप कैसे पहचाने। तो अगर आप डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां रिस्क फैक्टर्स हैं आपके अंदर, और फिर उसके साथ साथ आपको सीने में भारीपन फील होता है, या आपको शरीर सीने में जकड़न फील होती है, जैसे लगता है पत्थर रख दिया, या लेफ्ट साइड में आपके आर्म में पेन हो रहा है, गर्दन में, आपके जबड़े में दर्द होता है, या आप काम करते हैं, सीढ़ी चलते हैं तो सांस फूलती है, या आपको सीने में भारीपन फील होता है, ये सारी चीजें बताती हैं कि अंडरलाइंग हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मतलब हार्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो ये बड़ा मैसिव हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो या तो आदमी कोलैप्स कर जाएगा, या जब हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो बहुत सीने में दर्द पकड़े, वो तो सबको समझ में आ ही जाएगा कि इमरजेंसी है। लेकिन ये पहले वाले साइन जो रेड फ्लैग साइंस मैंने आपको बताए उससे। और घबराहट तो किसी को भी होती है भाई, किसी को कोई अचानक न्यूज सुनाई दी, वो डर गया, घबरा गया, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये रिस्क फैक्टर्स हैं और आपको घबराहट हो रही है, पसीना आने लग गया, और आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग करते हैं, और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, और स्ट्रेस पॉल्यूशन तो खैर सबके साथ रहता है, तो फिर आपको ये एक साइन होता है हार्ट अटैक का, या MI का, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। अच्छा, अगर ये पोर्शन पे कोई है तो CPR कितना जरूरी है?
सीपीआर मींस जब हार्ट अटैक या किसी और वजह से दिल रुक गया हो। हार्ट अटैक तो एमआई है, उसमें हार्ट चल रहा है लेकिन उसकी नस बंद हो गई है, एक या दो या तीन, तीनों बंद है। लेकिन जब हार्ट बंद हो जाए, है ना, हार्ट धड़कना बंद हो जाए, तब सीपीआर करते हैं, है ना। तो उसमें क्या आता है, आदमी बेहोश हो जाता है, दिल की धड़कनें, आपको पल्स नहीं फील होती है, सांस नहीं चल रही होती है, उसमें सीपीआर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि विद इन 10 मिनट अगर सीपीआर स्टार्ट करते हैं तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप कुछ भी कर लें, हार्ट वापस आ जाएगा लेकिन ब्रेन डेड हो जाता है, या कुछ भी वापस नहीं आता। अच्छा, इसी का अगला अपग्रेड वर्जन कहा जाए या अगला पार्ट कहा जाए, स्ट्रोक है क्या? स्ट्रोक जैसे हार्ट की वेसल बंद होती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन की वेसल फटे या बंद हो जाए तो उसे स्ट्रोक कहते हैं। फालिस या लकवा दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। तो यानी शुरुआत में पहचान लेना बेहतर है, नहीं तो बिल्कुल, आगे। स्ट्रोक के लक्षण आपको पता होना चाहिए। बी फास्ट एक सिंपल से निमोनिक है। बी स्टैंड फॉर बैलेंस, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, चलते चलते लड़खड़ाने लगे, है ना। ई स्टैंड फॉर आई, आंखों के सामने धुंधलापन छाना या दिखाई ना देना। एफ स्टैंड फॉर एक साइड का फेस, एफ स्टैंड फॉर फेस, एक साइड का हिस्सा वीक हो जाए या झूल जाए, है ना। ए स्टैंड फॉर आर्म, आप बोलेंगे कि हाथ ऐसे करो तो एक साइड का हिस्सा क्योंकि वीक हो गया तो ये आर्म अपने आप नीचे गिर जाएगी। एस स्टैंड फॉर स्पीच, बोलते बोलते या तो आप बोल ना पाना, है ना, या स्लरिंग, तो तलाना चालू कर देना, दैट मीन्स उसको स्ट्रोक हो सकता है। फालिस या लकवा बोलते हैं, और उसको तुरंत इमरजेंसी में दिखाना बहुत जरूरी है, 4.5 घंटे के भीतर। अच्छा, मेरे साथ एक मेरे भाई थे जानने वाले, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने पुड़िया खाई और वो जब वो थूकने गए, उसे स्प्लिट करने गए, तो उनको ये फील हुआ कि उनका ये पोर्शन झूल गया और उन्हें स्ट्रोक आया। तो ऐसे कैसे हो गया कि गुटखा खा के और उतने देर में बस 5 मिनट में ये चीज फील हो गया, और वो आदमी अच्छा खासा हेल्दी और ट्रेन से सफर करके आ रहा है। सी देखिए, स्ट्रोक ये बीमारी तो सडन ही होती है, स्ट्रोक तो अचानक ही होता है। सब बोलते हैं रात में तो आराम से सोए थे, सुबह ऐसा हो गया, तो ये तो सडन ही होता है। कहीं ना कहीं कोई रिस्क फैक्टर होगा, या ब्रेन में कोई एन्यूरिज्म बोलते हैं, कोई नस फूली हुई होगी और वो फट गई होगी, तो कोई ना कोई रीजन तो होता ही है। कई बार पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है लेकिन फैमिलियल टेंडेंसी या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आपकी जो ब्रेन की नस है वो फूल जाती है बैलून की तरह, और वो फटना आसान होता है। भाई आपकी नॉर्मल वेसल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बैलून की तरह फूली हुई है तो वो फट सकती है। तो ये कैसे आप पहले पहचान सकते हैं कि क्या इसके लिए रूटीन जो चेकअप है वो कराना जरूरी है? हाँ। क्योंकि आजकल ये भी एक बड़ा बिजनेस हो गया है कि फुल बॉडी चेकअप के नाम पे 2000 का ले लो, 500 का ले नहीं लो। नहीं, वो तो मैं समझ गया, बट देखिए इसमें जब आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। सारी चीजें मतलब केवल ब्लड टेस्ट नहीं होता है, आप ट्रेडमिल टेस्ट भी कराएं, इको भी कराएं, अल्ट्रासाउंड भी कराएं, चेस्ट एक्सरे भी कराएं, फीमेल्स मेमोग्राफी भी कराएं, डेक्सा स्कैन जो बोन की आपकी डेंसिटी बताती है वो भी कराएं। साल में देखिए 30 साल से ऊपर, 30 से 55 साल के बीच में साल में एक बार ये सारी जांचें होनी चाहिए। 55 साल के ऊपर साल में 2 बार होनी चाहिए, क्योंकि केवल ब्लड टेस्ट कराने से कुछ नहीं होने वाला है। ब्लड टेस्ट के अलावा आपको ये सारी चीजें कराना, ताकि अल्ट्रासाउंड में पता पड़ जाए पेट में कोई दिक्कत तो नहीं चल रही। ट्रेडमिल टेस्ट से आपका हार्ट की हेल्थ पता पड़ जाती है। डेक्सा स्कैन से बोन की डेंसिटी, मतलब पता चला क्या होता है, कुछ लोगों को फ्रैक्चर तुरंत हो जाता है क्योंकि उनकी बोन्स वीक है। आप इससे पहले ही अगर आपने डेक्सा स्कैन कराया, आपको पता पड़ गया कि आपकी बोन्स वीक है, आप कैल्शियम खा लेंगे। आप सोचिए कि ना वैसे ही चोट, आप है ना, कितने यंगस्टर्स होते हैं, कितना गिरे गिरे हड्डी नहीं टूटती। कुछ लोग जरा सा गिरते हैं और वो उनकी हड्डी टूट जाती है, और फिर उसका कितना लंबे इलाज चलता है। तो आप पहले से अपने बोन की डेंसिटी पता रहेगी तो आप कैल्शियम, हर एक की बॉडी सेम थोड़ी होती है। आजकल ये देखिए ना, B12 D3 सबका कम है, किसी के इंसान को पकड़ के आप चलते हुए को टेस्ट करा लीजिए, उसका कम आना ही है। सी देखिए, होना ही है ना। आप मैं सारी चीजें हमारे खान पान एंड लाइफ स्टाइल पे है। आप ये हम पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मैं बताने वाला हूँ कि आप मान के चलिए नेक्स्ट 5 से 10 साल में वो हम वापस अपनी पद्धति पे जाने वाले हैं, हिंदू पद्धति में जो हमारा खान पान रहन सहन हमें सिखाया गया था बड़े बूढ़ों के नमस्कार से शुरू कर रहे सब कुछ। हाँ, और फिर वो देसी है ना, मतलब आप सोचिए कि
एक एक चीज जो पहले करते थे घर में, हर चीज का साइंटिफिक रीजन था, और अब हमने वो सारी चीजें बंद कर दी हैं। अच्छा, एक सबसे एक मजेदार चीज आया बीच में ना, वो आया था नया सिस्टम कि आपके घर कोई अच्छा आता है तो आप क्रॉकरी के सेट में निकाल के खिलाएंगे, और वो दौर मुझे लगता है 2010 में शुरू हुआ और 2020 आते आते खत्म हो गया। खत्म हो गया। आज फिर सब कोई स्टैंडर्ड ही या फिर पीतल का सेट लाना शुरू कर दिए सोचिए। और खिलाना शुरू कर दिए। हर चीज वो कर दी। पानी पियो तो पीतल के बोतल में, स्टेनलेस स्टील सबसे बेस्ट होता है। ये क्रॉकरी है ना हमारा, ना इसका कोई फायदा है ना इसका कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट आता है। आप मतलब हमारी लाइफस्टाइल इतनी सधी हुई थी, आप सोचिए कि मिल्क आपको रात में सोने से पहले या सुबह उठना पीना ही पीना है। मतलब ऐसा था ना कि अब आप पूछिए कोई एडल्ट है ना, रात में मिल्क पी के पहले तो कंपलसरी था कि आपको दूध पीना ही पीना है। कैल्शियम आपका नेचुरली बनता था ना, और कैल्शियम नेचुरली बन रहा है तो आपका कैल्शियम अपने मिल्क से सबसे अच्छा सोर्स है। आपका सारा चीज जो तेल होता है वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल रहता था, तेल पिड़ता था ना, तो हाँ, पेरा जाता था। पीरा जाता। तो चाहे मस्टर्ड ऑयल हो चाहे कोई सा भी तेल हो, और जो हमारी दालें होती थी वो इतनी पॉलिश थोड़ी होती थी, बिल्कुल वो है ना, हरा दाल होता था। हाँ। तो आप हर चीज तो गलत कर रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हो, और बाहर कोई निकलता नहीं है थोड़ा सा अच्छा, भी। ये बताइए आप चूंकि इमरजेंसी डॉक्टर हैं, रोज रूटीन की चीजें बहुत इफेक्ट करती है इस पे। फ्रिज का पानी ठंडी का टाइम में, फ्रिज का पानी और मटके का पानी क्या बेहतर है? सी मटके का पानी का अपना एक अलग वैल्यू है ना, और फ्रिज के पानी में कोई ऐसा कोई भी न्यूट्रिशनल नहीं है। और जो नेचुरल तरीके से मटके का पानी रहता है, अब मैं उसका साइंटिफिक में डिटेल नहीं बता पाऊंगा, बट लेकिन मटके का पानी इज एनी टाइम बेटर देन फ्रिज का पानी, है ना। उसमें फ्रिज के अंदर आप देखिए बंद उसमें कितने केमिकल्स होते हैं, और इट इज ऑल आर्टिफिशियली हीटेड ना, तो कहीं ना कहीं वो उसमें तो ट्रांसपायर होते ही होते हैं। और स्पेशली प्लास्टिक बॉटल में पी रहे तो और दिक्कत है। प्लास्टिक की बोतल में तो आजकल धीरे धीरे सब स्टील की फ्लास्क में रखना चालू कर दिया है। प्लास्टिक बोतल खत्म, या स्टील या ग्लास, दो ही चीजें ठीक है। तो बेस्ट है आप मटके का पानी पीजिए। अच्छा, जो महीना है, मई का महीना है, जून आने वाला है, और सबसे ज्यादा इस समय प्रॉब्लम होती है हीट वेव की। लोग बाहर निकलेंगे, हीट वेव लग गया, तो ऐसे में अगर किसी को हीट वेव आपको लगा या आपके जानने वाले किसी को लगा, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपको हीट स्ट्रोक हुआ या आपको लू लग गई है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको, एक तो पहले देखिए स्टेप वाइज होता है, उसको पहले तो छांव वाली जगह में या एसी या कूलर वाली जगह में, ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल लाए। अगर टेम्परेचर उसका 103 104 हो गया है, दैट मीन्स कि इट इज एन इमरजेंसी। तो उसकी पूरी बॉडी को गीला करें, आइस पैक लगाएं, ताकि टेम्परेचर 104 वाले डेंजरस साइन से मार्क से 100 और 99 पे आए, है ना। टेम्परेचर को नॉर्मल लाना बहुत जरूरी है। फिर हाइड्रेशन को मेंटेन करें। हाइड्रेशन में केवल पानी नहीं, है ना, ओआरएस जो बोलते हैं, या नमक नींबू या शक्कर का घोल जो होता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि बहुत सारे निकल गए हैं बॉडी से, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करें। और फिर अगर वो टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, 104 के ऊपर बना हुआ है, अगर कंफ्यूजन है, मतलब आदमी कंफ्यूज होना चालू हो गया, या उसको चक्कर आ रहे हैं, या नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, या उसका ब्लड प्रेशर फॉल हो गया है, तो उसको इमरजेंसी में ले जाना जरूरी है। मतलब अगर किसी को ऐसा हीट वेव लगा है तो खूब पानी से उसको नहला दिया जाए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सबसे हाँ बेस्ट। हाँ बिल्कुल, सबसे इफेक्टिव तरीका होता है बॉडी गीली करना, गीले कपड़े से पूरा पोंछ दो, और एक्जिला में आपके साइड में बर्फ लगा दीजिए, आइस पैक लगा दीजिए। बिल्कुल आइस पैक आप नीचे यहाँ पे आप आइस पैक लगा दीजिए और नहला दीजिए, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। हीट वेव जैसे लू में सबसे एक और प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन बहुत तेज लगता है। पेट में लू लग गया, आपके लूज मोशन, पेट चालू, मुंह पेट दोनों चालू। ऐसे में आप इमरजेंसी तो जाइए, लेकिन घर पे पहले क्या कर लीजिए? ओआरएस तो सबको होता है, ओआरएस पीते रहिए। सी उसमें वही है, टेम्परेचर नॉर्मल होगा, लू के सिम्टम्स अपने आप कम होंगे, है ना। ओआरएस मतलब क्या है कि आपको बॉडी में फ्लूइड मेंटेन करके रखना है। आपका यूरिन डार्क कलर का, ब्राउन कलर का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कलर का होना चाहिए, मीन्स डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है। और बाकी अगर नहीं होता है तो कुछ बेसिक मेडिकेशन है लूज मोशन के लिए। प्रोबायोटिक बहुत इफेक्टिव होता है। प्रोबायोटिक मीन्स जैसे दही हो गया, और आजकल एंट्रोजर्मना, इकोनॉम, बहुत सारे प्रोबायोटिक आते हैं जो कि आपके डाइजेशन को ठीक भी रखते हैं। अभी एक इन दिनों में एक समस्या जो सबसे तेज से सामने आने लगी है, सर पे कोई चोट लग रहा है, हम उसे नॉर्मल देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद हेड इंजरी हो जा रहा है। सर के चोट को कैसे देखें और कब, मतलब वो ऐसा है कि उस इमरजेंसी पहुंच जाए? देखिए सर की चोट को तो कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए।
अगर सर में चोट लगी है और उसके बाद आपको 10 सेकंड की भी बेहोशी हुई है, 10 सेकंड्स फर्स्ट, सेकंड अगर उसको नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, मतलब उसको 2 या 3 एपिसोड, इवन एक एपिसोड वोमिटिंग हो गया, या एक साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, या बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है सर में चोट लगने के बाद में, तो ये रेड फ्लैग साइंस होते हैं। या एबनॉर्मल मूवमेंट हो गया, झटका आ गया, तो वैसे भी सब आएंगे। बट लेकिन अगर एक एपिसोड वोमिटिंग हुई, 10 सेकंड की बेहोशी भी हुई है, तो भी आपको इमरजेंसी में दिखाना, चेक कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार बाहर से आपको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर इंटरनल ब्लीड हो गया या अंदर चोट लगी है, तो उसकी वजह से फिर बाद में 6 घंटे बाद पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो इसलिए विद इन 1 घंटे, विद इन गोल्डन आवर पेशेंट पहुंचे इमरजेंसी में, वहां पे सीटी कराए, सीटी में कुछ नहीं निकलता तो ऑब्जर्वेशन में रहे 6 से 8 घंटे मिनिमम, एंड देन फिर घर जाए। एक जो आजकल लखनऊ में भी खासकर सबसे बड़ी समस्या है, गली में कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं और डॉग बाइट इतने ज्यादा है कि हदी रेबीज के इंजेक्शन सरकारी भी अधिकतर खत्म पाए जाते हैं। तो ऐसे में अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो सबसे पहले क्या करें? देखिए, सबसे पहले डॉग बाइट अगर होता है, डॉग बाइट, मंकी बंदर ने काटा, चमगादड़ ने काटा, बिल्ली ने काटा, है ना, ये 4 मोटे मोटे आसपास रहते हैं हमारे, इन 4 ने काटा, तो सबसे पहले जहां जैसे पैर में काटा है, हाथ में काटा है, उसे नॉन स्टॉप साबुन के पानी से धोना है 15 मिनट तक। 15 मिनट तक नॉन स्टॉप उसको, जैसे हाथ में काटा है तो नॉन स्टॉप साबुन के पानी से, साबुन डाला, पानी, और नॉन स्टॉप 15 मिनट तक धोना है। आपका जो वायरस होता है रेबीज का 70 से 75% उसी टाइम खत्म हो जाता है। तो सिंपल एक 15 मिनट के उससे, और फिर उसके बाद उसको तुरंत, अगर आपको लगता है कि इसमें ब्लड आ गया है, अगर ब्लड आ गया है तो आपको इंजेक्शन लगवाना कंपलसरी है ना। इंजेक्शन में वैक्सीन होती है, लेकिन अगर स्किन भी ब्रीच हो गया है, मतलब उसने काट लिया, तो फिर आप, हाँ, तो फिर उसमें एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाना भी बहुत जरूरी है। मतलब 2 इंजेक्शन लगते हैं, एक तो वो जो 5 दिन वाला 5 डेज का कोर्स होता है या 3 डेज का कोर्स होता है, लेकिन उसके साथ साथ एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगवाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि रेबीज का इलाज कुछ नहीं है, रेबीज लाइलाज बीमारी है, उसमें 100% मोर्टेलिटी है, मतलब 100% डेथ है अगर रेबीज हो गया तो, लेकिन उसका बचाव 100% इफेक्टिव है, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। अच्छा, कई मतलब अभी पालतू कुत्ते हैं, उनको रेबीज का इंजेक्शन लगा रहता है, वो काटे तो अगर आप रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाते तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्या रहता है कि पालतू जो रेबीज का इंजेक्शन जो डॉग्स में लगता है, उसकी इफिकेसी 70 से 80% है। तो इसलिए एज पर गाइडलाइंस, अगर पालतू कुत्ते ने भी काटा ना, तो भी आपको रेबीज का इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है, और वो भी टाइमली। उसका टाइम होता है विद इन गोल्डन आवर, मतलब एज सून एज पॉसिबल। और आइडियली आप, है ना, ठीक है, चलिए आप 12 घंटे निकल के आप 24 घंटे तक लगवा सकते हैं, बट लेकिन एज सून एज पॉसिबल लगवाना जरूरी है। मतलब जो लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि अच्छा चलो ये पालतू कुत्ता है, इसको रेबीज का लगा होगा, उसके बाद भी आपको लगवाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो वैक्सीन केवल 3 महीने के लिए इफेक्टिव होती है। अगर हमने इंजेक्शन आज लगाया तो 3 महीने तक तो हम कवर है, 3 महीने के फिर काटा तो फिर से आपको वैक्सीन लगवाना, बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा। क्योंकि अब इनके इन 4 जानवरों की बात हो गई, एक सबसे खतरनाक, क्योंकि शहर में तो नहीं लेकिन गांव में पाया जाता है, स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के टाइम आप क्या करें अगर स्नेक ने आपको बाइट कर लिया? देखिए, क्या है कि क्या नहीं करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो वो मूवीज में वो जहर चूस के निकालना, वो सब वो नहीं होता है ना, वो उसका कोई रोल नहीं है। नागिन फिल्म में, हाँ, नागिन में क्या, अरे हर मूवी में यही दिखाते थे पहले कि, है ना, वो आपने सांप ने काटा और वो, दांत से निकालना, हीरो उसको निकालने लग गया, है ना, तो वो सब नहीं करना है। दूसरा, कोई टाइट कपड़ा नहीं बांधना है। वो तो कहते हैं कि ऊपर नहीं बांधना है। अच्छा। नहीं बांधना है, उसका रीजन बताऊंगा कि टाइट कपड़ा आप बांधते हो तो आप हॉस्पिटल में कभी ना कभी तो खोलना ही है। आप हॉस्पिटल लेके पहुंचे, जैसे ही आपने कपड़ा खोला तो सडन पूरा जो वेनम है वो पूरा बॉडी में फैल जाता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो ये 2 काम नहीं करने हैं। तीसरा, ब्लेड मार देते हैं लोग ना, उसको खून निकाल के जहर निकल जाए, नहीं। आपने देखा उसके जो फैंग होते हैं वो इतने शार्प होते हैं, वो इतना आप खोद ही नहीं पाओगे उसको, मतलब उतना आप डेप्थ में उसको, वुंड को जहाँ पे काटा है वो बड़े शार्प होते हैं, वो अंदर तक वो इंजेक्ट करता है। तो वो सब नहीं करना है। कितने पेशेंट हमारे पास आते थे जो ब्लेड से पूरा
वो काट देते थे, ताकि उनको लगता था कि जो खून निकल रहा है उससे निकल गया, बट वो अंदर तक काटता है, ऐसा नहीं होता उससे। तो ये 3 चीजें नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि आपको जैसे पैर में काटा है तो पैर को हिलाना नहीं है, अच्छा इमोबिलाइज, ताकि वो जो है ना बहुत आप हिलाओगे तो वो उतनी तेजी से फैलेगा। और विद इन गोल्डन आवर आपको जहां भी नियर बाय सेंटर जहां पे एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध हो, क्योंकि 4 हमारे इधर स्नेक होते हैं, कोबरा, क्रेत, रसल स्केल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर, जो इंडिया में मोस्ट कॉमन पॉइजनस स्नेक्स हैं। अच्छा। तो उसके अगेंस्ट सिंगल एक एंटी स्नेक वेनम आता है, वो 10 यूनिट देना है और वो श्योर शॉट इलाज है। लेकिन आप 12 घंटे बाद लगवा रहे हो, 24 घंटे, तो कितने घंटे तक अगर आप ले लेते हैं तो सही है? देखिए वैसे तो आपको जितना लेट हो जाए आपको लाना तो पड़ेगा ही, लेकिन एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आप देंगे उतनी जल्दी आप वो एंटी स्नेक वेनम देंगे। और फिर उसके बाद जो मतलब जहर है, वेनम है, उसका वो एंटीडोट है बेसिकली, तो उतनी जल्दी उसका असर आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वेनम बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ वैसे वैसे बाकी ऑर्गन फेलियर में जाना चालू हो जाएंगे। कोबरा में आपके पास मैक्सिमम टाइम 6 से 12 घंटे का रहता है, आप 12 घंटे के बाद लेके भी आएंगे तो फायदा नहीं होगा। कितने पेशेंट आते हैं हमारे पास जो लेट होते हैं, झाड़ फूक कराते हैं, ये कराते हैं, फिर हमारे पास आते हैं तो वो वेंटिलेटर पे आते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं। हिट एंड ट्रायल है, आपने दिया तो बच गया, बचा तो बचा, नहीं तो मोस्टली कितने यंगस्टर्स आते हैं, तो कोई सही राह भी नहीं दिखाता है। नहीं, जैसे कहा जाता है, कुछ मैसेज होता है कि अगर आपको कोबरा ने काट दिया, गेहूं ने काट दिया, तो आप बहुत ज्यादा तो आधे घंटे तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्या ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि कोबरा का ही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोबरा आपको क्योंकि बहुत तेजी से होता है, न्यूरोटॉक्सिक वाइपर, मतलब ब्रेन पे असर डालता है, तो वो फिर आप बेहोशी छाने लगती है, फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट, और ये सारे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। बट लेकिन आप विद इन 1 घंटे में आप पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होता कि तुरंत पेशेंट का, नहीं ऐसा नहीं है, पेशेंट टाइम देता है। हाँ, कोशिश करना कि पेशेंट को जगा के रखें, है ना, सोने ना हाँ दें। सोने ना दें, वो थोड़ा सा ये देखिए। बट कोबरा वाला में सबसे ज्यादा अर्जेंसी होती है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर लखनऊ में जहाँ पे ज्यादा इंसिडेंसेस हैं, जो भी यूपी का है, जो भी हिस्सा जहाँ स्नेक बाइट, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए भैया पब्लिक को कि कहाँ रखा रहता है एंटी स्नेक वेनम। कहाँ पे? हर जगह पता चला आप एक छोटे नर्सिंग होम में गए, वहां कुछ नहीं, उसने एक ड्रिप लगा के लेटा के रखा हुआ है, ना उसको पता ना उसको पता, सब अपना एक ड्रिप लगा के भाई इलाज चल रहा है, जब वो हालत बिगड़ी तो वो रेफर कर दिया, तब हम भी गए। अच्छा, चूंकि अभी ये लीक से हट के बात है, डॉक्टर बहुत ज्यादा कैजुअल होते हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, कैजुअल कि डॉक्टर वो नहीं होता। देखते नहीं, यहाँ तक तो पहुंच गए, कई को ऐसा लग रहा है डीप चढ़ा देंगे भी खत्म हो जाएगा। आप किसी भी सरकारी प्राइवेट में चले जाइए, इमरजेंसी में आप कुछ भी कह लीजिए, सर फटा है, खून गिरा है, ठीक है उधर बैठा दो, अभी टाका लग जाएगा। हाँ हाँ, लूज मोशन हो रहा है, आप कितनी बड़ी समस्या बता दो सामने से, ठीक है बैठो अभी हम आते हैं। बहुत कैजुअल, वो देखते देखते आदत हो जाती है कि नहीं देखिए कैजुअल होना, और देखिए क्या है कि उनके तो डे टू डे लाइफ का है, उनको तो डेली यही काम करना है, तो वो अगर पैनिक करेंगे, नहीं अरे वो बिल्कुल पैनिक करके रिएक्ट करेंगे, तो फिर वो गलत इलाज होगा। लेकिन कुछ डॉक्टर्स या जो भी कह लें, कुछ हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, वो नेग्लिजेंस भी होता है, ऐसा है ना कि उनको नॉलेज भी नहीं है, और वो फिर उसके बाद वो कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो वो पेशेंट के लिए गलत है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, जिसको हो रहा है उसको उस चीज़ के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर लूज मोशन है या अगर ऐसा ऐसा है, तो आप बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप बताइए क्या है, डायग्नोसिस क्या है, आप किस चीज़ की दवाई दे रहे हैं, आप इतना तो पूछिए, ड्रिप क्या चल रहा है। जब आपको पता रहेगा, जब देन डॉक्टर को भी लगेगा कि हाँ मरीज को पता है ना, कि आप जब तक डायग्नोज नहीं, मतलब आप उनको बोलो कि सर आप किस चीज़ की दवाई दे रहे हैं, मेरा डायग्नोसिस क्या है, मेरे को किस वजह से इस प्रॉब्लम हो रही है, लूज मोशन हुए क्यों, बैक्टीरियल की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से है, लू लगने किस वजह से लूज मोशन, तब तक आप कुछ पूछेंगे नहीं, वरना फिर सब है कि वो आप वो जो कर रहा है बस वो चलता रहेगा। तो आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, सरकारी हो या प्राइवेट, वो 4-5 जो डिप है वो फिक्स है। आप लूज मोशन में जाइए, उल्टी में तो जाइए, यही तो बदलना एक्सीडेंट है, में जाइए, कुछ भी जाइए, वो चढ़ना है। देखो ड्रिप तो देखिए क्या है कि आईवी फ्लूइड तो आपको लगेगा ही लगेगा, है ना। अगर इमरजेंसी में आप गए हैं और आप एडिक्वेटली नहीं ले पा रहे हैं या डिहाइड्रेशन है, लेकिन वो आईवी फ्लूइड अगर डिहाइड्रेशन नहीं है, अगर आप ओरली ले पा रहे हैं और आपको कोई भी इशू नहीं है, मतलब अगर डिहाइड्रेटेड नहीं है, तो वो ड्रिप लगने की भी जरूरत नहीं होती। देखिए, तो वही अवेयरनेस, आपकी ड्रिप लग रही है तो डॉक्टर साहब ड्रिप क्यों चढ़ रही है,
आप पूछ सकते हैं। अरे और इतना जब पूछ ले तो डॉक्टर साहब इलाज ही नहीं करेंगे। नहीं, कहेंगे हटो, दूसरे को तब तक देखते हैं। आप सरकारी में आपने देखा है कि एक दिन की ओपीडी में केजीएमसी में एक डॉक्टर 250-300, लारी में तो आप देखिए कि एक दिन में 550-600 डॉक्टर्स मतलब पेशेंट देख रहा है एक डॉक्टर। टीम रहती है लारी, कितनी भीड़ होती है, कोई खत्म, क्योंकि है ना सारा लोड केजीएमसी, आरएमएल, एसजीपी। वो अभी बस बताते हैं सर दर्द हो रहा है, तब तक डॉक्टर साहब की पूरी सब- पर्ची तैयार रहती है। हाँ ठीक है, दवा लेते हैं। हाँ, आप एक दिन में 10 पेशेंट नहीं देख, बाहर विदेशों में 15 से 20 मरीज देख लेते हैं, उनका दिन पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ पे तो सोचिए कि 200, 250, 300 तो मिनिमम है, चाहे आरएमएल हो चाहे केजीएमसी हो। एक सबसे बड़ी समस्या इमरजेंसी का एक और कैटेगरी है, और चूंकि ये स्थिति बहुत भयानक होती है, जलने की स्थिति। ऐसे में अगर आपके सामने कोई जला है या उसने करने की जला लिया है या जला दिया गया है या जल गया है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पानी डाल देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, ढकते नहीं है, गलत तरीके से ट्रीट कर देते हैं, जो और बेकार हो जाता है, केस को खराब कर नहीं, देता है। देखिए जलने, वही अवेयरनेस की कमी है इसमें भी। देखिए जलने में अगर कोई जला है पानी, देखिए जलना तो इलेक्ट्रिक शॉक, झटके की वजह से भी जलता है। झटका टच किया, आपके हाथ में पूरे बर्न मार्क्स आ गए। केमिकल, आप केमिकल से डाला उससे भी जल गया। और तीसरा सबसे कॉमन है कि पानी से जल गया, तो उसमें, या चाय से जल गया, कोई भी किसी भी से, तो उसमें क्या करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे जला है उसको नॉन स्टॉप 15 मिनट तक नॉर्मल वाटर से, आइस के पानी, कोल्ड वाटर से नहीं, कूल वाटर या नॉर्मल वाटर से, कोल्ड वाटर से नहीं, आपको नॉन स्टॉप उसको बस पानी के नीचे रख देना है, या तो हाथ डुबा के रख दो आप उसमें, लेकिन वो रनिंग वाटर ज्यादा ठीक रहता है, बहुत तेजी से नहीं, वरना पूरी खाल निकल के आ जाएगी। तो पहले तो 15 मिनट तक वो टेम्परेचर जो गर्म है वो उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करनी है। क्योंकि क्या रहेगा ना कि आप 15 मिनट में तो इमरजेंसी पहुंचने से रहे भाई, आप तुरंत इतना तो टाइम मिल ही जाएगा कि आप उसको क्योंकि ये जो सरफेस है जो जली है वो अंदर ही अंदर गर्म तो है अभी भी, उसको नॉर्मल लाना है ताकि इंटरनल डैमेज ना हो। दूसरा, अगर कोई कपड़ा पहने हुए हैं आप और जल गए हैं तो उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी, वरना पूरा स्किन निकल गया तो वो आपको हॉस्पिटल में वो खुद निकालेंगे, ताकि काट के निकालेंगे जैसे भी, बट लेकिन आपको ऐसे उठाना नहीं। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर जल गए तो सिंपल सूती कपड़े से उसको ढक दें और तुरंत इमरजेंसी पहुंचे। 3 टाइप के बर्न्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। सेकंड डिग्री मीन्स अगर ब्लिस्टर आ गया है ना, और वो कॉइन से ज्यादा बड़ा है ना, एक कॉइन का साइज से बड़ा है, या आपकी हथेली, चेहरा, जेनिटेलिया वहां पे जला है, तो आपको इमरजेंसी में दिखाना जरूरी है। अगर आप सोचिए कॉइन से बड़ा अगर यहाँ पे ब्लिस्टर है तो वो दिखाना जरूरी, क्योंकि इन्फेक्ट हो सकता है। उसकी ड्रेसिंग अलग है, और उस ब्लिस्टर को कभी फोड़ना नहीं है। अच्छा, हाँ, ब्लिस्टर को बिल्कुल नहीं फोड़ना है। हमारे यहाँ झलका कहते हैं भैया, समझ लेना। हाँ, छाला बोले हैं, तो उसको फोड़ना नहीं है। उसको फोड़ेंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस, वो अपने आप धीरे धीरे हील हो जाएगा, है ना। लेकिन और उसके ऊपर ना मिट्टी लगानी है, ना टूथपेस्ट लगाना, कुछ नहीं। अगर स्किन केवल लाल है ना, ब्लिस्टर नहीं पड़ा है, तो उसके ऊपर जो लगाना लगाओ, है ना। अच्छा, चाय से जलता है या फिर कढ़ाई से जल जाए, तावे से जल जाए, लोग सबसे पहले पेस्ट लगाते हैं, क्या ये सही है? नहीं लगाना है। इसलिए नहीं लगाना है कि अगर वो फफोला है, उसमें क्या है ना कि आपने हीट को अंदर एंट्रैप कर दिया, मतलब जो गर्म है आपने ऊपर से कवर कर दिया, तो वो निकलना चाहिए था। तो इसलिए टूथपेस्ट जब ब्लिस्टर पड़ा हो या ज्यादा मेजर बर्न हो तो ये सब नहीं लगाना है। अगर केवल लाल पड़ा हुआ है, स्किन आपकी ब्रीच नहीं हुई है, तो फिर आप लगा सकते हो, मतलब घरेलू उपचार जो करना हो कर सकते हो। बट लेकिन अगर छाला पड़ गया हो, है ना, और जैसे अगर तुरंत जला, अभी तो छाला पड़ेगा नहीं, हाँ, तो अगर हम नहीं, तुरंत पेस्ट लगा दे तो नहीं, अभी रुक जाइए, क्योंकि अगर छाला पड़ गया तो फिर उसमें आपको ये नहीं लगाना है। अच्छा। आपको सिंपल पानी से वो करना है, कुछ करना ही नहीं है आपको। उससे भी तो आपका टेम्परेचर नॉर्मल लाएगा ना। तो आप नॉर्मल बस धीरे धीरे रनिंग वाटर में आप बस ऐसे अपना हाथ या पैर जहां पे भी जलाओ, उसको टेम्परेचर को नॉर्मल लाने की कोशिश करिए, सडन नहीं। आप टूथपेस्ट नहीं लगाना है, ब्लिस्टर और ये सब जो, ये एक्चुअली क्या है ना, पहले सारी चीजें होती थी, किसी ने क्लियर किया नहीं, अब धीरे धीरे रिसर्च आई और सब चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये तो एक जलना हो गया। इसी का दूसरा आता है कि चाकू इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल घर पे हाथ कट गया, तो नेल पॉलिश लगाया जाता है। हाँ? नेल पॉलिश नहीं होता है, वो लगता है कि ब्लड का फ्लो रुक जाए, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, देखिए कहीं पे भी अगर चोट लगी है और ब्लड खून निकल रहा है कहीं पे भी,
तो उसमें सिंपल सी बात है कि आपको उस पर प्रेशर लगाना है और प्रेशर 10 मिनट तक नॉन स्टॉप लगाना है, मिनिमम 10 मिनट तक। क्या रहता है, हमारी बॉडी की खून जमने की क्षमता होती है, क्लॉटिंग टाइम रहता है जो होता है 10 से 12 मिनट। आपने 10 मिनट तक नॉर्मल प्रेशर तेज लगा के रखा, अगर वो रुक गया तो ठीक है, अदरवाइज इमरजेंसी में दिखाना है। वो ऐसे नहीं रुकेगा, दैट मीन्स कि आपकी कोई वेसल कट गई है, आर्टरी कट गई है। कई बार क्या रहता है कि जैसे गलती से या कुछ लोग जानबूझ के अपनी हथेली काटते हैं, भाई यहाँ की रेडियल आर्टरी है और कट गई, और वो तो फुवारा मारेगी बिल्कुल तेजी से। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रेशर लगा के 3-4 कपड़े, मतलब जो भी आप प्रेशर लगा के रखना है और उसको खोलना नहीं है। और प्रेशर बैंडेज बोलते हैं ना, टाइट बांध देना है और ऊपर टूरनी के बांध देना है, मतलब टाइट कपड़ा बांध देना है, ताकि यहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाए और यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर लगा के पेशेंट को तुरंत शिफ्ट करा देना है, क्योंकि पता नहीं पड़ेगा मिनटों में इतना खून बह जाएगा। सुसाइड करने के लिए लोग भी सबसे पहले यही करते हैं। हाँ, वो यही सबसे इजी, मूवीज में यही दिखाया ना, पिक्चरों में यही दिखाया है कि यहाँ से करें, लेकिन जो करने की कोशिश करता है वो बहुत रेयरली सक्सेसफुल हो पाता है। इतनी हिम्मत किसी के अंदर होती नहीं है, तो जनरली वो हेजिटेशन मार्क्स रहते हैं, छोटे छोटा कट रहता है, वो आशिकों वाले कट भी होते हैं, वो केवल दिखाने के लिए होते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या, आशिक हो या फिर समाज से प्रताड़ित हो या किसी को डराना हो, लोग एक सबसे आसान गांव में हमारे चलता था सल्फास खा लेना। अभी एक PHQ पे आया, प्राइम पे एक वेब सीरीज, वो बुढ़ा यही धमकी देता है, ऐसा सल्फास लेके आना तकिया के पास रखा है, ग्राम चिकित्सालय, उसमें भी यही वो धमकी देता है, लेकिन लोग खा लेते हैं। वो तो धमकी था, कई बार लोग खा लेते हैं जहर। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ा कॉमन है, और आजकल ये तो मतलब कुछ लोग प्रताड़ित होके करते हैं। आजकल के बच्चे बड़े सेंसिटिव हो गए हैं, है ना, 14, 15, 16 साल वाले बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने वो हार्डशिप देखी नहीं है, उन्होंने बड़ा ग्लैमरस लाइफ देखा है, इसी के अंदर पिटाई भी नहीं होता है। आजकल स्कूल में पिटाई भी नहीं होता। हाँ, पिटाई भी नहीं होता है, तो वो बिल्कुल मतलब सेंसिटिव लोग हो गए, सेंसिटिव बच्चे होते हैं। जरा सा डांट दिया या एग्जाम आया तो प्रेशर ले लिया, ये कर लिया, बहुत बच्चे ऐसे आते हैं। कुछ लोग तो केवल ये पैनिक अटैक करके आते हैं, कुछ लोग खा पी के आते हैं। तो ये आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि कुछ खा लिया, ओवरडोज कर दिया, स्पेशली यंगस्टर्स में, है ना, फीमेल्स में भी काफ़ी कॉमन रहता है। अगर आपने खाया टैबलेट, कुछ भी खाया, और विद इन उसी टाइम पे अगर वो होश में है, तुरंत मुंह में 2 उंगली डाली और उसको सब निकलवा दिया, क्योंकि आप जब तक पहुंचोगे हॉस्पिटल तब तक तो वो सब पेट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर उसका एंटीडोट आता है, वो बात अलग है, बट लेकिन अब सल्फास है, सल्फास में भाई एल्युमिनियम फॉस्फेट, मतलब ये इतना मतलब सीवियर पॉइजनिंग कराता है कि उसमें बहुत मुश्किल, बहुत मोर्टेलिटी होती है, अब बहुत काफ़ी लोगों की जान जाती है। तो एज सून एज पॉसिबल, अगर आपने कुछ ओवरडोज की है और विद इन 5-10 मिनट या बगल में देख रहे हैं अंदर में किसी ने देखा, फैमिली वाला, कि उसने अभी खाया है, होश में है बिल्कुल, तुरंत मुंह में उंगली डाली, और वो क्या बोलते हैं उसको, उस प्रक्रिया को, खुद से वॉमिट करवाने को, योगा में एक बड़ी प्रक्रिया है, योगा वाले करवाते हैं। अरे तो सेल्फ वोमिट करना, उसमें ये भी होता है ना कि योगा में आप पानी पियो ढेर सारा एंड देन वोमिट करके डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, तो ये सेम चीज है, आपने तुरंत करिए, उसको वोमिट करा दिए ताकि वो एब्जॉर्ब ना हो हमारे सिस्टम में, और फिर वो उसके बाद हॉस्पिटल जाए। अब वो 2 घंटे बाद गए, 2 घंटे में सब आप जो भी कर दो पूरा एब्जॉर्ब हो गया, फिर वो नसों में फैल गया और तो ब्लड में, इसलिए मेन तो वॉमिट कराना है। कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जो पीने वाले होते हैं, और वो अगर पी लिया तो एसिड वैसिड, तो उसमें नहीं करानी होती है, क्योंकि वो एक बार आपने पिया तो वो हिस्सा पूरा जल गया, और फिर से आपने वोमिट कराई, फिर वो वहीं से उधर चला गया, तो पूरा हिस्सा डबल बार डैमेज हो रहा है। लेकिन जो टैबलेट्स होती हैं, एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, तुरंत आप उसको वॉमिटिंग कराओ, बस इतना कर सकते हैं। फिनाइल पिया है तो उसमें भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिनाइल भी बिल्कुल एसिडिक होता है। तो आप वापस से फिर वोमिटिंग कराओगे तो फिर वो रास्ता, पहले एक बार जला, फिर वोमिटिंग कराया तो यहाँ से निकला, फिर दूसरी बार जला, तो वो डबल, वो तो इसलिए उसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन टैबलेट और सब, लेकिन कुछ भी खाया पिया कुछ भी हो, अगर आपके पास गोल्डन आवर में आता है, तो जितनी भी मोस्टली पॉइजनिंग जो होती है या इस टाइप से, उन सबका एंटीडोट अवेलेबल होता है। अब लोग क्या है, कहीं गए, किसी छोटे नर्सिंग होम में गए, वहां पे अपना इलाज चालू किया, फिर ड्रिप स्टार्ट हो गई। अब उसे यही नहीं पता क्या एंटीडोट होता है, क्या उसका इलाज करना है, और वो टाइम निकाल रहे हैं 12। लेकिन एक और होता है, छोटे हॉस्पिटल में लोग जाना इसलिए भी सोचते हैं कि छोटे हॉस्पिटल में जा रहे हैं। बड़े हॉस्पिटल में तो ऐसा होता है कि
वो 10 जांच पहले ऐसा करा देंगे। और सबने गब्बर मूवी देखी तो उससे भी डर लगता है। एक तो ये अब गब्बर मूवी की गलती है ना, उन्होंने जिस टाइप से दिखाया है, मतलब बट सो अनफॉर्चुनेट कि उसको मतलब है ना इस टाइप से कंट्रोवर्शियल आप दिखा रहे हो। नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक और कांड हो गया ना कि 3 दिन से मरीज मर चुका था और आईसीयू का बिल उससे लिया जा रहा था। नहीं नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप दूसरी साइड की स्टोरी जब आप देखेंगे ना, देन ओनली यू विल रियलाइज। क्योंकि मैं तो आईसीयू का ही डॉक्टर हूँ, 15-20 साल से तो मैं आईसीयू, मतलब इमरजेंसी एंड आईसीयू मोर और लेस सेम होता है ना। और मैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह काम किया है, नो डाउट। हाँ, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हमारा तो मतलब इट्स अ बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाते हैं वो लोगों के माइंड में फीड कर दी जाती हैं, है ना। और वो फीड कर दी तो उनको वही दिखाई देता है कि है ना ये ऐसा चल रहा होगा। अरे आदमी की बॉडी 4 से 6 घंटे बाद अकड़ जाती है, 4 से 2 घंटे बाद अकड़ जाती है, नीली पड़ जाती है, सारी चीजें आप उसको रख ही नहीं सकते। मतलब ये सारी चीजें तो 3 दिन तक तो, और वो छाप भी देते हैं लोग। मतलब कोई लॉजिक तो, थोड़ा सा दिमाग साइंस तो यूज करना चाहिए। बॉडी सड़ जाएगी भाई, आप 3-4 घंटे बाद तो बॉडी पत्थर, मतलब राइगर मोर्टिस इज अ नोन टर्म। आप है ना हमारे पास 2 घंटे बाद है ना, कई बार ब्रॉड डेड पेशेंट आते हैं, आते हैं डॉक्टर साहब देख लीजिए, वो आप बाहर टच करके बॉडी को टच कर दोगे, बॉडी ठंडी पड़ जाती है, आप उसको रख ही नहीं सकते। आपको फ्रीजर का यूज करना पड़ता है। जब आपके होता है ना, कई बार बच्चे बाहर विदेशों में रहते हैं और है ना पेरेंट की डेथ हो जाती है, मदर फादर की, तो फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर मतलब बिल्कुल फ्रीजर, आप डीप फ्रीजर में। तो आदमी डीप फ्रीजर थोड़ी आईसीयू में रहता है। और आप 3 दिन से, आप ऐसा तो है नहीं कि कोई जेल के अंदर बंद है, 3 दिन में क्या आप अंदर जाके नहीं देखेंगे आईसीयू के कि मरीज हमारा, ये सब इट इज ऑल बुलशिट है ना। ये बहुत गलत तरीका है और ये लोगों को मेंटलिटी। लेकिन हाँ, इसमें ये होता है कि हाँ, जो हर प्रोफेशन में ब्लैक शीप्स होते हैं, हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं भाई। भाई डॉक्टर को ये वो थोड़ी भगवान के हर कोई है ना, तो उसमें भी अच्छे बुरे डॉक्टर होते हैं, अच्छे बुरे सेंटर्स होते हैं उसमें कोई। तो उसमें ये जरूर है कि है ना, हाँ किसी ने बिल ज्यादा बना दिया, किसी ने वो, उसके लिए मैं नहीं बोल सकता, बट लेकिन 3 दिन तक वेंटिलेटर में मुर्दे को रखना, ये सारी चीजें तो केवल मतलब उसमें फिल्मों में वो तो है ना। आप सोच, देखिए क्रॉस चेक करना कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो फिर उसके बाद आप क्रॉस चेक करने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, है ना। लेकिन वो तो आपको ईसीजी और उससे पता पड़ जाएगा। बट नो डाउट अगर कोई आया है कि डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि पेशेंट आया, वो पेशेंट इज नो मोर, मतलब पेशेंट की डेथ हो चुकी है, लेकिन अटेंडेंट इतने वो उसमें रहते हैं कि सर कुछ करिए कुछ करिए। तो आप एक बार कोशिश करते हो सीपीआर करने की, और जस्ट टू शो कि देख वी आर ट्राइंग, भाई हमें भी पता है कि अब आपके लिए भाई आपका भाई है, दादा है, ये वो है, तो कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद बता देते हैं कि कुछ नहीं है। जितना एक्सट्रीम पे दिखाते हैं वो तो मतलब मैंने तो जिंदगी में, और ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार, इंसान ही इतना कोई नहीं गलत करता। एक और समस्या होती है जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, कभी वो सिक्का, कभी कोई खिलौना निगल जाते हैं और समझ में नहीं आता है। जो परिजन होते हैं पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या करें। हॉस्पिटल ले जाना तो है ही, आप हॉस्पिटल लेके जाएं तो तुरंत पहले क्या करना चाहिए? देखिए ये भी बड़ा कॉमन है, 2 साल 3 साल के बच्चे छोटे खेलते खेलते बैटरी खा जाते हैं या कुछ भी सिक्का। तो इसमें वो बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर कुछ खाया है उसके बाद नॉन स्टॉप वोमिटिंग हो रही है, दैट मीन्स वो फंस गया है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या अजीब सी आवाज़ आ रही है सांस ले रहे हैं, दैट मीन्स ये फंसा हुआ है। जो भी फॉरेन बॉडी है, चाहे खाने की चीज़ हो, तो ये एज सून एज पॉसिबल आपको इमरजेंसी में जाके, अगर वो सांस वाली नली में फंसा है तो इमरजेंसी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल डिप हो सकता है। तो जो हमारे पीडियाट्रिक्स टीम होती है उनके पास ब्रोंकोस्कोप होता है, वो तुरंत डालते हैं ओटी में ले जाके, वो निकालते हैं। क्योंकि आप लोग डिले करते हैं, क्या हुआ जैसे मूंगफली का दाना है, वो फंसा नाक में, फंसा, कई बार नाक में घुसा लेते हैं बच्चे तो खेलते खेलते। अब वो क्या है, उस टाइम पे तो छोटा है, लेकिन वो गीला होते होते तो फूल जाता है और फिर वो रास्ता बिल्कुल बंद कर देता है। तो जो जितनी सांस आ रही होती है उतनी भी नहीं आ रही होती है। ऐसे ही अगर है ना खर की आवाज़ आ रही है तो धीरे धीरे वो रास्ता बंद हो रहा है और फिर वहाँ स्वेलिंग होती चालू हो जाती है इंटरनल। नॉर्मल आप कुछ भी करोगे, आप दबा के रखोगे तो यहाँ धीरे धीरे अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, तो फिर वो इमरजेंसी हो जाती है। अब उसमें आप निकाले नहीं, बस ड्रिप लगा के लिटा के रख देखिए, फिर वही इसमें ये चीजें गलत है। ये तो इतना पब्लिक को अवेयरनेस होना चाहिए कि आप ऐसे अस्पताल में जाएं जहां इलाज हो,
केवल दवाई चलाना इज नॉट अ इलाज ना, आपको पहले डायग्नोसिस, अगर वो कुछ खाया है तो उसको निकालने की प्रक्रिया हो, ये नहीं कि 24 घंटे बाद बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तुरंत होना चाहिए। तो वो आपको ही बोलना पड़ेगा और पब्लिक को ही बोलना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब इसका ये जो निकला है इसको कब निकालेंगे। अब वो भी लेटे हुए हैं, वो भी अपना आराम से, ऐसे नहीं काम चलता है। तो पब्लिक को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है इसके थ्रू। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि आप चूंकि इमरजेंसी डॉक्टर है कि एक नॉर्मल परिवार को जो भी रहते हैं उनको अपने फर्स्ट एड किट में कौन कौन सी दवा रखना एकदम जरूरी है। देखिए क्या है कि फर्स्ट एड किट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, और वो सबसे मतलब इग्नोर्ड है। जैसे मैं हर जगह पूछता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग मेरी बहुत हुई, जैसे जहाँ 200 300 400 लोग बैठे हुए हैं, मैंने पूछा कि अच्छा आपके पास पुलिस का क्या नंबर है, सबको पता है। आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो मैकेनिक का नंबर है, प्लम्बर का नंबर, इलेक्ट्रीशियन का नंबर है, सब चीज़ें। सबको डर बहुत है कि हार्ट अटैक हो रहे हो। फिर आप पूछो कि एक डिस्प्रिन की गोली किसकी जेब में रखी हुई है, फिर पूछो डायबिटिक कितने, वाला हाथ खड़ा कर दिए उसमें 15 लोग, लेकिन किसी के पास एक डिस्प्रिन की गोली नहीं रहती है। तो आपको डर सब कुछ है, आप लेकिन तैयार नहीं होना चाहते इमरजेंसी के लिए। मैंने बोला, फिर उसके बाद बोला कि चलो आपके पास नहीं, आपकी पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें है ना 4000 लोग काम कर रहे हैं, तो आप मेरे को एक डिस्प्रिन की गोली ला के दिखाइए कहाँ रखी हुई, किस कोने में रखी हुई है। किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। अच्छा अभी फिर बोले कि आप क्या ना कहीं इमरजेंसी हो जाती है, अभी ये बैठे बैठे किसी को चेस्ट पेन हो जाता है, क्या करोगे? तो सर क्या करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। मैंने बोला कि यहाँ तो तुम्हारे इधर एम्बुलेंस आने में 15 मिनट लग जाए, 15 मिनट क्या, और वहाँ पे तो और बिल्कुल, तो वहाँ पे आधा घंटा एम्बुलेंस आने में लगे, आधे घंटे तक आप क्या करोगे, किसको कॉल करोगे? तो नो वन इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी। तो ये जो किट वाला सवाल है, किट वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें केवल मलहम पट्टी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो इमरजेंसी थोड़ी होती है जो मलहम पट्टी से ठीक हो जाए, इमरजेंसी उसे कहते ही नहीं है। तो वो सारी दवाइयाँ, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे सीवियर पेन होता है या डायरिया लूज मोशन के लिए, वो सारी दवाइयाँ होनी चाहिए। स्पेशली हार्ट अटैक के लिए डिस्प्रिन की गोली आती है 325 मिलीग्राम की, वो तो आप लोगों को पॉकेट में लेके घूमना चाहिए जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको पता है कि भैया हमारे खानदान में चल रही है, हम डायबिटिक हैं, ये हैं, वो जो रिस्क फैक्टर्स, तो वो डिस्प्रिन की गोली भाई हॉस्पिटल अगर पेन चालू हुआ तो एटलीस्ट वो तो खा लें ताकि आप हॉस्पिटल तक ठीक ठाक पहुंच पाए। पता चला जो एम्बुलेंस है उसके पास भी नहीं है। हालत तो ऐसी है ना, क्या बताओ, कि एम्बुलेंस भी है। एम्बुलेंस का क्राइटेरिया है कि एक एम्बुलेंस 10,000 की जनता के बीच में होनी चाहिए, अभी हम 1 लाख पे हैं। तो और एम्बुलेंस तो चलो खरीद ली जाएगी, उसके अंदर जो पैरामेडिक्स हैं, उसके अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो कहाँ पर है? उससे अच्छा तो गाड़ी में डाल के ले जाएं आप मरीज को। तो वो एक है ना ट्रांसपोर्ट व्हीकल कह रहे हैं। तो फर्स्ट एड किट में ये सारी दवाइयाँ, जैसे हार्ट अटैक हो गया, जो सीवियर पेट में दर्द होता है उसकी दवाइयाँ, वोमिटिंग जो बहुत ज़्यादा होती हैं उसकी दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और केवल दवाइयाँ नहीं, आपके सबके घरों में एक बीपी की मशीन होनी चाहिए, ग्लूकोमीटर होना चाहिए, नेबुलाइजर मशीन होनी चाहिए, ऑब्वियसली टेम्परेचर नापने वाला तो होता ही है, थर्मामीटर होता, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, है ना। ये मिनिमम इतनी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये पूरा एक सेट होना चाहिए और वो बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर है, और तुरंत सबको यूज करने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पता चले मेरे पास था ग्लूकोज मीटर और मैंने दिया पापा को कि यूज करो, तो पहले तो कई देर तक यार ये कैसे जाएगा, कैसे होगा, हार्ट तो बवाल सही में बात यूज ही है, नहीं करना है। सही बात है ना कि नहीं हो पाता, जिसने नहीं किया वो कैसे कर पाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़। और फिर एक जैसे है ना, मैं किताब लिख रहा हूँ, तो किताब ही जनता के लिए कि है ना इमरजेंसी के टाइम पे करना क्या है। आपसे कहें जाओ सब सर डॉक्टर साहब हम तो ये सब भूल जाएंगे, कैसे काम होगा। मैंने किताब ही है ना, तो पूरा केवल यही कि इमरजेंसी के टाइम पे आपको। अभी हाल ही में मैंने देखा था आपने वर्ल्ड इमरजेंसी डे पे एक बहुत बड़ा सेमिनार अलग अलग जगह किया, वेबिनार किया, आपने बहुत इवेंट प्लान किए, उससे कोई फायदा होता है? नहीं, फायदा जब डॉक्टर ही नहीं बताएगा कि कैसे बचना है और लोग कैसे जागरूक आना हो है, तो रहे हैं लोग क्यों नहीं होंगे। और यही इकलौता तरीका है। देखिए गवर्नमेंट अपनी साइड से कर रही है, हर चीज गवर्नमेंट के भरोसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। आप बोलिए सरकार, आप कितना पॉपुलेशन है, 150 करोड़ को तो क्रॉस कर चुके हैं, है ना। तो फिर अब पॉपुलेशन तो इतनी बढ़ गई, तो हमारी जो सोसाइटी है सेक्टर, वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सोसाइटी है इमरजेंसी मेडिसिन एंड ट्रॉमा केयर की। और उसमें अराउंड 1700-1800 लोग जुड़े हुए हैं।
और अभी हमने जो प्रोग्राम किया रैपिडो का, जिसमें 16 सिटीज़ में हमने साइमल्टेनियसली CPR और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग रैपिडो के ड्राइवर्स के लिए की, एक साथ इंडिया में। पहली बार इतने बड़े लेवल पे जो रोड पे रहते हैं उनको बताना कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कैसे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे साइड से पहले कि एटलीस्ट हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम इमरजेंसी के एक्सपर्ट हो के हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा। आज हमारे साथ बतकही चौक पे बतौर मेहमान लोकेंद्र गुप्ता जी थे, जो बता रहे थे कि इमरजेंसी के दौरान कब क्या और कैसे करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा अपने दोस्त को जरूर बढ़ाइएगा, ताकि उन्हें भी पता चले इमरजेंसी के दौरान क्या कैसे करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।